अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। बहुत बड़ा दिन था आज इमरान खान की हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अगर कहें। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान दो जगहों पे सरखरू हुए और पीडीएम को दो बड़े झटके लगे। जो एक झटका पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगा वो सब आप लोग जानते हैं, उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं, वो मैं आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बताऊँगा। लेकिन जो दूसरा और सबसे बड़ा जो झटका है वो लगा इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ क्या हुआ, कैसे सबके दांत खट्टे हुए और कैसे आगे ये सब लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए। ख़ास तौर पे ओपोजिशन की तमाम सियासी जमातें, वो तकरीबन वो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इसका हिस्सा थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए उस साजिश का हिस्सा थी, और मामला बहुत आगे निकल गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला बेइंतहा आगे निकल गया है। अब इनकी खैर नहीं है, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, बात काफ़ी आगे जाएगी। ये बात मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ, पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, हम आपको कुछ दिन से ये चीज़ बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा अल्टीमेटली, और इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें स्पीकर के ओहदे का और स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाएगा। एक रूलिंग आ सकती है आर्टिकल 5 के तहत। कल भी हमने आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल वही हुआ। स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत चूँकि रात भर तैयारी मुकम्मल की गई थी, मैंने आपको एक दफ़ा ये भी कहा था कि इमरान खान इस वक्त दिखाते कुछ और हैं और वो लगाते कुछ और हैं। उन्होंने अपोजिशन को किसी और तरफ लगा के रखा हुआ था। जो उनका असल जो मुद्दा था वो ये था, और ये चीज़ रात को लीक हो रही थी, रात को ये चीज़ लीक हो सकती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़े लिए गए। इस्तीफ़े लेकर अपोजिशन को और उन तमाम लोगों को उस तरफ लगा लिया कि हुकूमत के पास जो प्लान है वो इस्तीफ़ों का है। गो कि ये भी कंसीडर किया गया, ये भी टेबल पर ऑप्शन था, ये काफ़ी अरसे से ये भी डिस्कशन में था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कार्ड था वो स्पीकर का ओहदा था, स्पीकर के इख्तियारात थे, और ये खदशा पैदा हुआ था ओपोजिशन के अंदर, और इसलिए उन्होंने सुबह सुबह उठ के स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की जो मोशन थी उसको उन्होंने फ़ाइल किया। अब आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने ये लिखा है कि ये सेडेशन का मुकदमा बनेगा। तमाम लोगों ने मुल्क के साथ लॉयल्टी को रवा नहीं रखा हुआ, इन्होंने मुल्क के साथ बेवफाई की और इसके ऊपर इनको चार्ज लगता है, और इसलिए ये जो मोशन है ये भी उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, लिहाजा इसको उठाकर बाहर फेंकते हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही चल रहा था, भागम भाग थी, और पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, आप उनको जानते हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब थे, उनके बेटे शहबाज खोसा, वो एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि तमाम इतवार के दिन उनका अमला आना शुरू हो गया, ताले खुल गए, और वो तमाम 200 लोग जिनके ऊपर पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमला हुआ था वो भागते भागते अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस आना शुरू हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल आए, फिर जस्टिस काजी फायजी से आए, और बताया ये गया कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जजेस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर में कोई मुशावरत की, और इसलिए वो लोग तमाम जजेस कोर्ट्स में आ गए, और वहाँ भी फिर मुशावरत हुई, और 3 रुकनी जो बेंच था जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन थे, जस्टिस मज़हर आलम और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, इन तीनों जजेस ने इस केस को सुना। उसमें हुकूमत के बड़े लोग थे, फवाद चौधरी थे, फैसल जावेद थे, ये सब लोग थे, अपोजिशन की तकरीबन अक्सरियत थी। इन लोगों ने पेश किया, और इनकी जो सबसे पहली इस्तदा थी अदालत से कि आप स्पीकर की जो रूलिंग है, जो स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है, अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा कर रख दिया हुआ है, इसको मुअत्तल करें। स्पीकर के इस आर्डर को मुअत्तल करने के लिए इस्तदा की गई, उसके ऊपर ज़ोर लगाया गया, लेकिन उस पर जजेस ने कोई उस रूलिंग को मुअत्तल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये इस्तदा उनकी बहरहाल मुस्तरद हो गई, और फिर 3 रुकनी बेंच ने ही उस केस को सुना। चूँकि टाइम कम था, आज एक अफ्तार डिनर था, एक जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के, उनके एजाज़ में, और रश भी चूँकि बहुत ज़्यादा था, पहला रोज़ा था, और कहा गया जी कि कल अटॉर्नी जनरल भी जो है वो इस पर अपने दलाइल दें, और बाकी जमातों को भी कहा गया कि इस पर दलाइल दें। अब इतलात ये हैं कि जो 3 रुकनी बेंच था उसमें 2 जजेस का जो है वो इजाफा हुआ है, और अब ये लगता है कि कल यही केस जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इससे पहले जो कल समाअत होनी थी आर्टिकल 60
3 के हवाले से जो ऑलरेडी जो केस चल रहा है, जो गवर्नमेंट सदारती रेफरेंस लेके गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब वो मुअख्खर हो गया है और अब ये जो केस है जिसको टेकअप किया है सोमोटो के तहत, ये चलेगा। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं। ये एक तो चीज़ अदालत ने ये भी बताया कि अमन अमान को जो है वो यकीनी बनाया जाए, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क के अमन का माहौल जो है वो उसको ख़राब ना करें, कोई इदारा गैर आइनी कोई काम ना करे। ये तो बात हुई, इससे तो एक चीज़ लगती है। एक चीज़ मैं आपको पिछली बताता हूँ कि इससे पहले जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया था और उस वक़्त एक इल्तिजा की गई थी अदालत से कि जो स्पीकर हैं वो नेशनल असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, अदम एतमाद की मोशन फ़ाइल हो चुकी हुई है, और सबसे ज़्यादा ज़ोर इन्हीं लोगों ने लगाया था, पीपल्स पार्टी के वकला ने लगाया था। और उस वक़्त क्या इशू था, अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपको अगली बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि क्या हो सकता है स्पीकर के इस रूलिंग के ख़िलाफ़। उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया तमाम सियासी जमातों ने और अदालत को के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप जो स्पीकर की रूलिंग है, स्पीकर चूँकि जब करारदाद पेश हो जाती है असम्बली के अंदर तो आप स्पीकर पाबंद होता है 14 रोज़ के अंदर अंदर इजलास बुलाने का। तो आप चूँकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, 22 तारीख को स्पीकर को चाहिए था कि वो ये इजलास बुला लेता, लेकिन तारीख अब जो है वो 22 से आगे निकल गई हुई है। आप स्पीकर को पाबंद करें कि असम्बली का सेशन बुलाए। तो इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदालत उनको कहा कि हम स्पीकर को पाबंद नहीं कर सकते, आप हमारे पास सिर्फ कानूनी नौयत के मसाइल की बात करें या आपकी जो सियासी रेमेडी है इसका आपको सियासी जो आपकी जंग है ये आप पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएं, असम्बली के अंदर जाके लड़ें, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। हम स्पीकर को बाउंड नहीं कर सकते कि उन्होंने इजलास क्यों नहीं बुलाया। हमारी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप हमें इसी हद तक महदूद रखें जितने भी आपके आइनी इश्यूज़ हैं। आइनी इशू क्या था कि 63A में वोट काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उस वोट को वोट के बाद जो डिफेक्शन है वो किस उसकी उम्र उसकी मुद्दत क्या होगी, उम्र के सज़ा होगी, उसकी ताहयात नाअहली होगी या उस किसी टाइम के लिए होगी। तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हुई है इसी हवाले से, अदम एतमाद के ही हवाले से, इसी कोर्ट के अंदर इसी बेंच के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने खुद ये बात की हुई है। तो कल का अहम दिन इसलिए है कि अब डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हर लम्हे खबर बदल रही है, हर लम्हे हालात बदल रहे हैं। कल के अगर इसी बेंच को देखा जाए जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल है, तो ये इस बेंच को देख के तो कोई बात हो सकती है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जो दूसरे 2 जजेस हैं, बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेंच की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी इस पूरे केस को लेकर। आज जस्टिस काजी फायज ईसा भी आए हुए थे कोर्ट के अंदर, उनको भी देखा गया, लेकिन वो उन 3 जजेस का में शामिल नहीं थे। गो कि इस वक्त वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं थे। अब डिपेंड ये करता है कि कल के इस लार्जर बेंच को कौन कौन से जजेस सुनते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि आज इमरान खान को पार्लियामेंट से रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला है, और कल भी ये उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को, अब हुकूमत तो नहीं, अब तो साबिक हुकूमत होगी, लेकिन PTI को रिलीफ मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।